नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है, आप लोगों ने प्रीवियस पेपर को देखा है। तो ये प्रीवियस पेपर 2011 का है। ये क्यों सर पढ़ाया जा रहा है? तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि जो इतिहास के चैप्टर हैं, मैं सारे चैप्टर को मैं बताऊंगा। इतिहास के बाद भूगोल को चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 9 से लेके हम लोग 2022 तक के जितने भी पेपर हैं सबको करेंगे। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिर्फ आपको अच्छे तरीके से देखना है और साथ में समझना है और पूरा वीडियो को देखें। इसमें कई ऐसे टॉपिक होंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे और यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। इससे फालतू आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो इसको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो भी व्यक्ति अगर चाहते हैं कि नहीं ये तो 12 क्लास का है, इससे पढ़ने से क्या फ़ायदा है, तो यह सारा चीज़ नहीं है। इसमें कंपटीशन के भी लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है। ये है 12 क्लास का हिस्ट्री का जो 2011 का पेपर है। ऐसा नहीं है कि ये कंपटीशन के लिए नहीं होगा, सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखे रहिएगा। और जो बच्चे 12th क्लास के हैं वो पूरा वीडियो को देखें। और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और साथ में मैं जो बताने का प्रयास करूँगा उसको आप ध्यान में रखेंगे। ये जो आपको लिखा रहता है सेम पेपर आएगा, आपका 100 पूर्णांक का रहता है। और यहाँ से मैं बता दूं कि 1 से लेके 25 तक केवल उत्तर जो हैं यहाँ पर हम लोग देंगे। 25 क्वेश्चन को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिपिटक साहित्य प्रसिद्ध है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पुस्तकों से। जैसे बौद्ध धर्म में हमने बात किया था कि त्रिपिटक होते हैं, अधिगम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। 3 पिटक होते हैं। तो कौन से धर्म से संबंधित है? तो आप भली भांति जानते हैं कि जब बौद्ध धर्म में 3 पुस्तक चलती है तो कौन से धर्म से संबंधित हो जाएगा? तो ये धर्म जो हो जाएगा ये आपके बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर, यानी ख ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, अच्छे तरीके से देखते जाएंगे और समझते जाएंगे कि लिखा क्या गया है। तो उनको बातों को हम ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लिखा है कि कनिष्क का राजरोहण हुआ था। जो कनिष्क का राजरोहण का मतलब होता है राजाभिषेक। तो कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? तो वह हुआ था आपके 78 ईसा में। कब हुआ था? 78 ईसा में, यानी ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे, ख इज द राइट आंसर। इन बातों को ध्यान रखें, ख इज द राइट आंसर। और यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कनिष्क ने शक संवत किसने चलवाया था? तो कनिष्क द्वारा शक संवत चलवाया गया था। कब चलवाया गया था? तो 78 ईसा में। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अगर ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो इसको सुनने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि महाभारत आप देखते हैं कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। जो महाभारत का युद्ध था वह कितना दिन तक चला था, इन बातों को क्वेश्चन पूछा गया। तो आप भली भांति जानते हैं कि महाभारत जो होता है वह कितना दिन चला था? तो 18 दिन चला था, यानी ऑप्शन नंबर आपका घ जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका घ जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगले बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भाई अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? कलिंग युद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 261 बीसी में 261 बीसी में बिफोर क्राइस्ट में यह कलिंग का युद्ध होता है और उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में। कहाँ होता है भाई? उड़ीसा में होता है कलिंग का युद्ध। इन बातों को ध्यान रखेंगे। उड़ीसा में जो कलिंग जगह, वहाँ पर अशोक के बीच और वहाँ के राजा के बीच होता है। और उसमें जाते कलिंग के युद्ध में क्या होता है कि कलिंग का युद्ध का जो वर्णन होता है वह आप जानते हैं कि अशोक द्वारा 14 शिलालेखें लिखवाई गई थी, 7 स्तंभ लिखवाए गए थे, गुहा लेख 3 थी। तो उसमें 13वें शिलालेख में 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था। और अशोक को इसी युद्ध में हृदय परिवर्तन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ग इज़ द राइट आंसर। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर फास्ट बोल रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है मेरे दोस्त, तो एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे कि जी सर आप समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा स्लो हो जाइए, या कोई दिक्कत बुझा रहे तो एक बार ज़रूर हमारे पास कमेंट जरूर करें मेरे दोस्त, मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आराम से हम देखेंगे, इसको देखने का प्रयास करते हैं आराम से। लिखा है कि
चोल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? जो चोल होते थे, चोल साम्राज्य में, जब दक्षिण भारत का इतिहास हम जब पढ़ा रहे थे आपको, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर प्राचीन इतिहास उठा कर देखिए। आपको वीडियो 24वां से 25वां वीडियो, उसमें दक्षिण भारत का जब हम इतिहास पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि यहाँ पांड्य वंश, चोल वंश, चोल वंश थे, उनमें बात किया जाता है। तो उसके प्रशासनिक इकाई को जो होता है मंडलम को माना जाता है, यानी आंसर जो हो जाएगा ख इज द राइट आंसर। 5 का जो हो जाएगा ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी पुस्तक का नाम है, ठीक है, राजतरंगिणी पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो होते हैं राजतरंगिणी के, तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वह कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़ जो है यह राजतरंगिणी जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी बताता है कि प्रारंभिक इतिहास जम्मू कश्मीर में कैसी थी, तो ये राजतरंगिणी से ही पता चलता है। और इसके लेखक जो थे कल्हड़, यानी घ इज द राइट आंसर। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इस बात को याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी वह 6वीं शताब्दी में, कौन सी? 6वीं शताब्दी में हुई थी। और अर्थशास्त्र की रचना करने वाले कौन थे? तो वह थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखेंगे इस बातों को, ठीक है। कौन सी शताब्दी में? तो ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। हमें कहने का मतलब है कि पतंजलि की कहाँ से जानकारी मिलती है? क्या गुप्त काल से जानकारी मिलती है, या मौर्य काल से जानकारी मिलती है, या प्रयाग मौर्य काल से जानकारी मिलती है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर याद रखेंगे कि भाई यहाँ पर पतंजलि की बात हो रही है। और पतंजलि कब थे? जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात होती है तो पुष्यमित्र शुंग आता है। कौन आता है? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है। तो इसमें से कोई भी यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, यानी घ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी बात करते हैं इसमें, अभी देखते हैं थोड़ा सा। लिखा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की संख्या 18 है, यह भली भांति जानते हैं। और महाभारत कितना दिन तक चला था? तो 18 दिन ही तक चला था। पुराणों की संख्या पूछेगा तो ये 18 ही हैं। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन लिखा है कि मौर्यकालीन टकसाल, ठीक है, टकसाल, मौर्यकालीन में जो टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो मौर्य काल में जो टकसाल होते थे, जहाँ पर पैसे मोहरे बनती थी, टकसाल का मतलब जहाँ पर पैसे मोहरे बनाई जाती थी, तो उसके अध्यक्ष जो होते थे, याद रखेंगे, मुद्रा अध्यक्ष। कौन थे? मुद्रा अध्यक्ष जो थे, इनके प्रधान होते थे किसके? टकसाल के। याद रखेंगे, टकसाल के प्रधान कौन होते थे? मुद्राक्षस, यानी ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। अगला देखते हैं। ये 11वां प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है कि अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? जो अलबरूनी जो था यह भारत में किसके साथ आया था? यहाँ पर लिखा है मोहम्मद गजनवी के समय, मोहम्मद बिन कासिम के समय, मोहम्मद गोरी के समय, या तैमूर के समय। याद रखेंगे, ये हमने कई बार हमने पढ़ाया है कि मोहम्मद जो गजनवी था, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितना बार? 17 बार। जबकि मोहम्मद गोरी जो था भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। यही मोहम्मद जो गजनवी था, मोहम्मद गजनवी, इसकी बात करेंगे तो यह भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, और यहाँ से धन सोना चांदी लूटकर चला जाता है। उसी के समय में, मोहम्मद गजनवी के समय में ही
अल बुरूनी जो है भारत आता है और अल बुरूनी का पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। अल बुरूनी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद, हिंद नाम है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो ये भी बात को याद रखेंगे कि अल बुरूनी ने की है। किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली के प्रथम और अंतिम महिला शासक की बात करें तो यहाँ पर रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी। और इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद और गुलाम भी था। इस बातों को याद रखेंगे। ये सारा जो है मैं बता रहा हूँ, ये सारा मैंने वीडियो में लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। आप अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो जो हैं अच्छे तरीके से कहानी के वे में बताया गया है कि इसके बाद कौन आया, क्यों आया, क्या कारण थे, कहानी के वे में पढ़ाया गया है। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो कौन थी भैया? तो रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर दिया है कि लिखा है निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? कहता है कि इसमें से जो इतिहासकार जो दिया गया है ये कौन से इतिहासकार जो हैं अकबर के समकालीन थे। समकालीन का मतलब कि जिस समय अकबर का शासन चल रहा था उस समय इसमें से कौन से इतिहासकार इसके समय में थे, मौजूद थे। तो यहाँ पर 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन ऑप्शनों को भी ध्यान में हम रखते हुए याद रखेंगे। ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए इनके समय थे मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद खान। मोहम्मद जो खान थे ये अकबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। 13 का घ जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि यह लिखा है कि दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही यह किसके से संबंधित है? तो ये जो है अकबर के साथ संबंधित है, क्योंकि दीन ए इलाही ने यह धर्म है, एक क्या है? धर्म है। दीन ए इलाही ये धर्म है, ये अकबर द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। इसलिए दीन ए इलाही जो संबंधित है वो अकबर से संबंधित है। इन बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की लिखा है 15वां क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? शुरू किया था यह लिखा है। शुरू का मतलब सबसे पहले नींव किसने रखवाई थी? तो आप लोग भली भांति हम आपको पढ़ाए हैं मेरे दोस्त, आप नहीं देखें तो जाकर वहाँ पर वीडियो देखिए, ठीक है। कुतुब मीनार जो है यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है। कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। इसको करवाने वाले जो व्यक्ति थे याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखवाई थी। कौन रखवाई था? कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या रखवाई थी? नींव रखवाई थी। लेकिन पूरा इसको करवाया था, पूरा करवाने वाला व्यक्ति जो था वह इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार की याद रखेंगे, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। याद रखेंगे, मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। क्या था? गुलाम। याद रखेंगे, मोहम्मद गोरी का यह गुलाम था। कौन? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसकी नींव रखवाई थी और पूरा नहीं करवा पाया, वह चला गया। तो उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, उसको पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। यहाँ तक भी आपको बात को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन लिखा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो
लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था, यानी ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। क्योंकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 में, ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1500 बताए थे कि 1556 में जो है वह पानीपत का द्वितीय युद्ध, और 1761 में जो है वह पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तीनों युद्ध को ध्यान में रखेंगे। और जो प्रथम युद्ध होता है पानीपत का वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, और जिसमें बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी हरा दिया जाता है, और जिसके बाद ये लोदी वंश का अंतिम शासक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, और वहाँ से बाबर वंश का स्टार्ट हो जाता है। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन होता है? इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन नंबर ग जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, 16 का ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? जो शेर शाह जो हैं वह कौन से प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते हैं, इनको बात करेंगे। बाजार नियंत्रण के लिए, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए, मनसादारी व्यवस्था के लिए, विधि नियंत्रक व्यवस्था के लिए। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये जो हो जाएंगे यह विधि नियंत्रक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। विधि मतलब न होता है कि नियम कानून जो होते हैं उनको नियंत्रण के लिए शेर शाह सूरी को खास तौर पर जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो घ हो जाएगा वह राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है कि सहायक संधि की नीति क्रियान्वित की थी, यानी सहायक संधि नीति किसने लाई थी? बेंटिंक ने लाया था, कॉर्नवालिस ने लाया था, वेलेज़ली ने लाया था, डलहौजी ने लाया था। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ग हो जाएगा। वेलेज़ली द्वारा सहायक नीति क्रियान्वित किया गया था। क्रियान्वित कहेगा तो सॉरी, यहाँ पर देखेंगे क्रियान्वित कहेगा कि क्रियान्वित किसने किया था? क्रियान्वित करने वाला था कौन? क्रियान्वित करने वाला जो व्यक्ति था वह था डलहौजी, लेकिन लागू करने वाला जो व्यक्ति था वह वारेन हेस्टिंग, याद रखेंगे। क्रियान्वित करने वाला मतलब उसको कार्य को आगे बढ़ाने वाला यह था डलहौजी, लेकिन कहेगा कि सहायक संधि नीति किसने लाई थी? तो वो लाई थी वेजली ने। तो इसमें ऑप्शन जो होगा इसके अनुसार आपके आंसर में जो आप देखिएगा तो यहाँ पर डलहौजी दिया है, ठीक है, यानी घ इज़ द राइट आंसर होगा। लेकिन अगर कहेगा कि सहायक संधि किसने लाई थी तो उस बात को ध्यान रखेंगे कि सहायक संधि लाने वाला जो था वह वेजली था, यानी ग इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसमें आंसर होगा 18वां का घ, ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घ हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा। लेकिन सहायक नीति पूछेगा, याद रखेंगे। सहायक नीति किसने क्रियान्वित कह दिया तो डलहौजी, सहायक नीति किसने लाई तो यह था वेलेज़ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अब जल्दी हो गया। उसके बाद बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ कब हुआ था? भाई 1857 का विद्रोह हुआ था, हम लोग देखे मंगल पांडे सबसे पहले 1857 के विद्रोह में देखने को मिलते हैं। मंगल पांडे जो 10 मई को स्टार्ट होता है 1857 को, यानी क इज़ द राइट आंसर। 19 का क इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तब जो जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता? 1942 ईस्वी में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन आप जानते हैं। तो ये आप देखते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। लिखा है व्यापकगत का सिद्धांत संबंधित था। जो व्यापकगत का सिद्धांत संबंधित था, किससे संबंधित था? व्यापकगत का सिद्धांत, याद रखेंगे। यह संबंधित था यह डलहौजी द्वारा, किसके द्वारा? डलहौजी द्वारा संबंधित था, यानी ख ऑप्शन राइट हो जाएगा। लिखा है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था।
अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा था, ये किसके द्वारा जुड़ा गया था, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यह कॉर्नवालिस द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा जुड़ा गया था, तो ये कॉर्नवालिस के साथ जुड़ा था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 23वां क्वेश्चन लिखा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था। संथाल विद्रोह जो हुआ था इसका नेतृत्व करने वाला कौन व्यक्ति था, तो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो थे वह सिद्धू और कानू दो व्यक्ति थे, इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 24वां क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। जो गांधी जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन कब चालू किया था, तो 1920 में चालू किया था। आपको 10 क्लास में भी यह पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, कब बने थे प्रधानमंत्री, 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में, कब प्रधानमंत्री बने थे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो वह प्रधानमंत्री जो बने थे याद रखेंगे 1947। ऑप्शन इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है मेरे दोस्त, एक बार ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मेरे दोस्त।